नमस्कार, A to Z न्यूज़ अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती राय। दोस्तों, स्वास्थ्य ही जीवन के खास कार्यक्रम में हम आपको हर शनिवार विशेषज्ञ से मिलाते रहते हैं, रूबरू कराते रहते हैं, ताकि इस वैश्विक महामारी में आप अपने घर रहें, इलाज कराएं, होम ट्रीटमेंट है वो करें और सभी अपना बचाव करें, क्योंकि हमारा पूरा देश ही इस महामारी से जूझ रहा है। कोरोना योद्धाओं की बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों, हर कोई अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इस समय मौजूद है BK हॉस्पिटल में, और आपको बता दें कि ये जो हॉस्पिटल है इसमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगी किस चीज़ का हॉस्पिटल है, क्या है, पूरी फैसिलिटीज़ के बारे में हम आपको दिखाएंगे भी और डॉक्टर साहब से बात भी कराएंगे। डॉक्टर साहब का नाम है ओम जीवन जी। स्वागत है सर आप इस खास कार्यक्रम में। बताइए आरती जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर, कितने समय से आप इस प्रैक्टिस में हैं? मैं कार्डियोलॉजिस्ट। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर ओम जीवन, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पे मेरिटना हार्ट सेंटर के नाम से यहाँ पे BK में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये सेंटर चल रहा है जी। मैं यहाँ पे जब से ये खुला है तब से मैं यहाँ पे हूँ। मतलब 2018 से ये शुरू है। 3 साल यहाँ पे, लगभग 3 साल से ऊपर हो गए, लगभग 3.5 साल कह सकते हैं जी। तो यहाँ पे मैं तब से हूँ। वैसे कार्डियोलॉजी में प्रैक्टिस करते मुझे ऑलमोस्ट 7 ईयर्स से लगभग होने वाले 7 ईयर्स हो चुके हैं, तो तब से मैं कर रहा हूँ। ओम जीवन जी, बात करें तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ की तो एकदम प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। किस चीज़ में अगर बात करें तो किस किस चीज़ की फैसिलिटीज इस चीज़ में है? यहाँ पे हम कार्डियोलॉजी में ऑलमोस्ट ऑल इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव जो भी टेस्ट होते हैं हम सब करते हैं। OPD है। इन्वेजिव टेस्ट में, नॉन इन्वेजिव टेस्ट में यदि आप जाते हैं तो हमारे पास ECG, इको, होल्टर, TMT, डोबिटोमिस टेस्ट जो नॉर्मल एक होना चाहिए, एक जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट वो सब हम करते हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास इन्वेजिव टेस्ट के लिए एंजियोग्राफी, जो नॉर्मल रूटीन में सब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, वो सब की सुविधा है। पेसमेकर्स टेम्पररी हो या परमानेंट पेसमेकर्स हो, और सिंगल चैम्बर, डुअल चैम्बर जो भी, एंड ये CRTT, ये हम लोग वो सब कर रहे हैं यहाँ पे जो। सर, अगर बात करें इस डिपार्टमेंट की तो क्या BK हॉस्पिटल के अंडर ही आता है? ये BK हॉस्पिटल के अंडर ही है, मतलब एज सच दिस इज मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये है। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट देके मेरिटना कंपनी को उसको देके प्राइवेट फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। तो मैं यहाँ पे उनके साथ काम करवा रहा हूँ। सर, यहाँ पे अगर बजट की बात करें तो हम काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके बजट में नहीं पड़ता, आउट ऑफ बजट पड़ता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो यहाँ पे कैसा बजट है, किस तरह का? यहाँ पे ऑलमोस्ट आप मान के चलें हाफ या 1/3 में ही सब। जैसे एंजियोग्राफी है, यहाँ पे हम 3,500 रुपये में कर रहे हैं, जो बाहर में 10 से 15,000 रुपये का वो है। स्टेंटिंग जो करते हैं वे सिंगल स्टेंटिंग, यहाँ पे आपको 55,000, 60,000, 55,000 में हमारा हो जाता है जी। 60 मैक्सिमम, यदि थोड़ा एक्स्ट्रा भी कॉस्ट होता है तो 60,000। और बाहर में यदि आप उससे कंपेयर करें विद 1 सिंगल स्टेंट के साथ प्लास्टिक स्टेंटिंग होती है, PTC होती है, जो प्लास्टिक होती है, तो वो लगभग कॉस्ट करती है 1.5 लाख करीब। तो उस हिसाब से आप 2.5 गुना रेट बाहर से यहाँ कम है। और यदि पेसमेकर्स की जाए बात, उसमें भी तो इस तरह का रेट है जो काफ़ी बाहर से काफ़ी कम है। जैसे कि आपने प्राइसेस की बात सुनी कि कितने कम दामों पर करते हैं। सर, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो BPL कार्ड के जरिए भी कुछ सुविधाएं हैं यहाँ पर? BPL कार्ड और जो आयुष्मान कार्ड है, BPL कार्ड BPL है या SC कैटेगरी है, उनके लिए बिल्कुल फ्री है। हाँ, और आयुष्मान कार्ड है वो भी यहाँ पे चलता है। तो आयुष्मान कार्ड में भी एंजियोप्लास्टी वो की जाती है। तो बहुत प्राइसेस की बात करें सर, उन पे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है ना, उन पे कुछ फ्री होता है। फ्री होता है। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने कही। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो इस बीमारी को अनदेखा ना करें। सर, बात करें हृदय की, तो हृदय का हमारे शारीरिक संरचना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत सेंसिटिव चीज़ जो होती है। अगर एक दिल की बात करें तो क्या हमारे शारीरिक संरचना में क्या स्थान है? ये एक्चुअली हार्ट का देखा जाए तो हार्ट बिना तो और कोई ऑर्गन काम ही नहीं कर सकता। यदि आप हार्ट को बंद कर दो, क्योंकि सप्लाई हार्ट को जो ब्लड हार्ट ही सप्लाई देता पूरे ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स को। तो ये तो मेन सेंट्रल पार्ट है बॉडी का। वो हार्ट नहीं, फिर ऑलमोस्ट पेशेंट मतलब समझ लो कि मर चुका है। तो हार्ट तो बहुत जरूरी एक अंग है। चलिए, अगर आपको कोई किसी तरह पर सर परेशानियों की बात करें तो क्या क्या परेशानियां शुरू होती हैं और लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं, तो किन किन परेशानियां शुरू होती हैं हृदय से? हार्ट के लिए जो परेशानियां शुरू होती हैं वो अनदेखा से पहले तो डाइट को अनदेखा करते हैं लोग, क्योंकि हार्ट की जो परेशानी होती है ज़्यादातर हार्ट अटैक्स, यदि हम बात करें हार्ट अटैक्स की, तो हार्ट अटैक्स जो होते हैं वो ज़्यादातर तो आपको खाना पीना है, एक तो इम्पोर्टेंट कारण है, स्मोकिंग है, फिर आपकी जो कुछ बीमारियां हैं
जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसके लिए, जी। जैसे डायबिटीज़, शुगर जी। है, ब्लड प्रेशर है, इनको सबको अनदेखा कर देते हैं लोग। जी। या डाइट का स्पेशली जैसे बताएं, डाइट जैसे बहुत लोग जो डालडा या जो रिपीटेड हीटिंग के बाद जो तेल और इनको जी। इस्तेमाल करते हैं, तो ये अपने आप में, या फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, तो ये सब चीज़ अच्छा नहीं है। ये जी। फिर आपकी जो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज वगैरह शुरू कर देता है। सर तो अगर हार्ट अटैक की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है, हार्ट अटैक की परेशानी सबसे ज़्यादा आ रही है, तो स्टार्टिंग के क्या लक्षण होते हैं इसके? हार्ट अटैक्स में शुरुआत में वैसे तो हार्ट अटैक जो होता है एक्यूट एमआई, वो तो सडन होता है, सडन चेस्ट पेन। जी। लेकिन शुरुआत में कई बार जब ब्लॉकेज शुरू होती है तो पेशेंट कई बार सिम्टम ऐसे दे सकता है कि मुझे चलने पे दर्द होता है, जी। चलने पे सांस फूल जाता है, जी। तो इस तरह के लक्षण हो सकते हैं पेशेंट को। तो वो यदि ऐसा है कि चलने पे दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, तो उस पेशेंट को असेस करके इको और टीएमटी ये सब करके हम, या एंजियोग्राफी हम कर लेते हैं यदि बहुत जी। है ना, यदि ज़रूरत है कि बहुत एंजाइना, इसको एंजाइना बोलते हैं, चलने पे दर्द हो रहा है, बैठने पे आराम मिल जाता है, तो ये एंजाइनल पेन होता है जो कार्डियक हार्ट नस में ब्लॉकेज का सिम्टम होता जी है। सर। तो उसको हम यदि पहले से डिटेक्ट, मतलब पता चल जाता है, तो हम उसको ट्रीटमेंट पहले कर सकते हैं। बाकी अटैक्स जब हो जाएगा, अचानक अटैक पड़ता है जब, तो फिर चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा, छाती में दर्द? चेस्ट पेन, चेस्ट पेन यूजर जो जो सर किस साइड होता है छाती में? हाँ, वो सेंट्रल जो कॉमनली होता है, कॉमन बात करते हैं पहले जी, और फिर रेयर सिम्टम्स। जी सर। तो सेंट्रल पेन होता है जी। यहाँ पे, है ना, दिस रेट्रोस्पिनल बोलते हैं इस एरिया दर्शकों, को। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसा कोई सिम्टम आपके है तो प्लीज एक बार ध्यान से देखिए आप। चेस्ट में सेंट्रल चेस्ट पेन, लेफ्ट आर्म में यूजुअल रेडिएशन होता है, लेकिन राइट आर्म में भी दर्द हो सकता है, जा सकता है। जी। पीठ में भी कई बार जाता है, कई बार वो गर्दन, यहाँ आप नेक और जॉ, ये एरिया हम जबड़ा जो बोलते हैं, यहाँ तक पेन होता है। तो कुछ पेशेंट को इवन दांत तक उखड़ जाता है, वो पेन होता है दांत तक, जॉ में हो रहा है, दांत उखड़ जाता है, लेकिन पता चलता है अटैक था। जी। तो ये अप टू यहाँ आपकी नाभि है, जो नाभि से लेकर जॉ तक कहीं पेन हो सकता है, इवन बैक में पेन हो सकता है। तो यदि आप उस रिस्क ग्रुप में हैं कि आप 35-40 साल से ऊपर के हैं, तो इस तरह कोई सिम्टम हो आपको कि छाती में दर्द है, हाथ में आ रहा है, या बैक में भी पेन है, अभी हुआ है, और तो ये इस तरह के सिम्टम्स हैं, वो हार्ट अटैक हो सकता है। कई बार एसिडिटी करके आते हैं पेशेंट, जी। उसको 10 से 15% पेशेंट ऊपर दर्द होता है छाती में, मतलब छाती में ना होगा, पेट में यहाँ दर्द होगा, जी। पेशेंट समझता है कि गैस बन रही है मुझे, और वो नेगलेक्ट कर देते हैं, और फिर इतनी सीरियस कंडीशन में आते हैं कि हार्ट फेलियर हो चुका होता है, इस तरह कंडीशन में आते हैं पेशेंट में, या उस पर ऐसी कंडीशन में आते हैं जब हम कुछ उनका कर नहीं सकते, ऑलरेडी मायोकार्डियम, जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसको मायोकार्डियम बोलते जी। हैं, वो ऑलरेडी डेड हो चुका होता है। जी। तो ये सब चीज़ को नेगलेक्ट ना करें, ऐसा हो तो यदि आप उस एज ग्रुप में हैं, है ना, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। सर अगर पेट में बात कही तो कुछ लोगों को लगता है कि गैस है, अगर दांत की बात करी तो कुछ लोगों को लगता है कि मेरे दांत में नॉर्मल जैसे पेन होता है ऐसे है, तो इस चीज़ में कैसे, कितने % हार्ट खराब होने के बाद लोग आप तक आते हैं? नहीं, ऐसे बहुत लोग ऐसे पेशेंट जो होंगे जिनको टिपिकल सिम्टम्स नहीं है, छाती में दर्द नहीं है हुआ, तो वो ज़्यादातर नेगलेक्ट हो जाते हैं। जी। क्योंकि वो ये सोचते रहते थे कि हमें ये कुछ दूसरी बीमारी है, जी। है ना, गला खराब या गले में दर्द हो रहा है तो शायद शॉर्ट थ्रोट है, ईटी वाले के पास पहुंच गए, डेंटल वाले के पास, फिर उन लोगों को वहाँ पे वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो बहुत लोग नेगलेक्ट हो जाते हैं, कई बार पहुँच पाते हैं, बाद में पता चलता है एक्सपायर हो गए जी, ऐसा था, तो नेगलेक्ट होते हैं ऐसे पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट स्पेशली ये सिम्टम्स को भी लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ये सब सिम्टम्स भी हार्ट अटैक के हो सकते हैं। सर कितने % हमारा हार्ट काम करता है और कितने % हार्ट के काम करने पर रिस्की होता है? कितना % नॉर्मल जो हार्ट की पंपिंग जो बोलते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन बोला जाता है उसको, जी, तो वो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मली 55-60%, 70-80% नॉर्मल है सर ये नॉर्मल है। जी। तो आफ्टर 50 इट इज सपोज टू बी, मतलब आप 50 के बाद नॉर्मल हो जाता है, 50%, 55%, जी, तो इजेक्शन फ्रैक्शन। इसके नीचे हो जाता है तो उसको डिवाइड है, कैटेगरी है कि ज़्यादा हल्की पंपिंग है, कम हुई है, तो 45% तो हल्की है, 45 से 55% बीच में है, तो उसका 45 से लेकर 30% हो गया तो वो थोड़ा और ग्रेड 2 में नीचे में चलेगा। और यदि 30% से नीचे आ गया है तो 35%, 30% से नीचे, तो वो बहुत सीवियर कैटेगरी है उसमें। तो वो ये पेशेंट जो होते हैं 30%, 35% वाले, वो लोग ज़्यादातर हार्ट फेलियर में बार बार आते हैं, जिनको हार्ट अटैक से हो गया या मांसपेशी वीक है किसी की, तो ऐसे पेशेंट जो जिनके बहुत पंपिंग कम है, तो ये दीज पेशेंट ये बार बार हार्ट फेलियर में जाते हैं। सर अगर बात करें % की, तो कितने % पर पेशेंट्स को बचाया जा सकता है? पेशेंट को नहीं, पेशेंट तो हार्ट कम ऐसे नहीं बचे रहते, 15% बचे रहते हैं, लेकिन ये लोग 15%
हार्ट फेलियर वाले होते हैं उनको ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा ही चलने पर सांस फूल गया, वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते कई बार। जी बचाया तो जा सकता है, बचते रहते हैं मतलब दवाइयों पे, जी लेकिन लॉन्ग टर्म लाइफ बहुत नहीं होती ऐसे पेशेंट की जान, मतलब हर साल एवरी ईयर डाटा के हिसाब से लगभग 20% लोग मर जाते हैं ऐसे। जी जैसे आप 100 लोगों को यदि हार्ट का पंपिंग 30 से कम है जी तो ऑलमोस्ट 20% विल डाई इन 1 ईयर नेक्स्ट मंथ। सर अगर बात करें तो कौन सी समस्याएं हृदय की सबसे ज़्यादा आती हैं आपके पास? ज़्यादातर तो हमारे पास जो हार्ट अटैक्स है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज सबसे कॉमन। सर कितने हार्ट अटैक के, कितने जो हार्ट अटैक के 1 2 काफ़ी बार आते हैं, कितने अटैक आते हैं सर? नहीं अटैक्स तो देखो, अटैक्स तो फर्स्ट भी हो सकता है, कई बार रिपीटेडली अटैक्स आता है, 3 बार 4 बार 5 बार आ सकते हैं। जी अटैक्स तो आ सकते हैं कई बार, कई मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं। जैसे दवाइयाँ छोड़ देता है तो स्टेंट डलने के बाद भी अटैक्स हो, स्टेंट बंद हो जाता है अटैक पड़ सकता है। दूसरी आर्टरी में भी कई बार हो सकता है तो उससे अटैक पड़ सकता है, जो दूसरी आर्टरी बाद में ब्लॉकेज हुई, पहले एक आर्टरी से हुआ। 3 आर्टरियाँ होती हैं, जी सर तो 3 आर्टरी होती हैं, तो यदि बार बार रिपीटेड अलग अलग आर्टरी में अटैक हो चुका है तो हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तो हार्ट वीक हो जाता है। तो कई लोग लोगों में वो है कि 3 अटैक पड़ने के बाद बचता नहीं है, तो उसको लोग शायद ये समझ सकते हैं कि यदि तीनों आर्टरी में अटैक्स हो गया तो हार्ट की पंपिंग इतनी कम हो जाती है तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम हो जाते हैं। सर अगर चेस्ट पेन हो, अगर डॉक्टर के पास पेशेंट ना जा पाए तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए उसे? यदि नहीं जा पा रहा, जाना चाहिए। नहीं जा पा रहा मतलब आप तब तक के लिए, यदि जब तक नहीं पहुंच पा रहा है ट्राई करना चाहिए पहुंच जाए, क्योंकि डायग्नोसिस नहीं होगी तो फिर कैसे कितना आया क्या करना है। लेकिन तब तक के लिए आपको, यदि आप मान के चल रहे हो कि यदि है हार्ट अटैक है तो आप डिस्प्रिन की गोली एक ले सकते हैं। हाँ घोल के उसमें पी जाएं, डिजोल्व करके पानी में 300 मिलीग्राम की, और सॉर्बिट्रेट ले सकते हैं। वैसे लेना चाहे तो आप यदि मिल जाए बोले तो डीप्लेट, लेकिन कंफर्म होना चाहिए, मतलब जस्ट ये डीप्लेट या क्लोपिडिग्रोल हम सिंपल भाषा में कहते हैं, वो भी 300 मिलीग्राम ले लें। और यदि आसपास में कोई फिजिशियन हो तो वहाँ दिखा कम से कम हेपेरिन का इंजेक्शन लगा। तो बहुत पेशेंट जो 20-30% 40% में कई बार हार्ट सेंटर में जाने से पहले यदि हेपेरिन का इंजेक्शन लग जाता है तो बहुत लोगों में 30% में तो वो पेन 30-40% के मैंने देखा 50-50% में कई बार पेन रिलीफ हो जाता है और पेशेंट को टाइम मिल जाता है कि स्टेंटिंग वगैरह और एंजियोग्राफी का टाइम पेशेंट पहुँच पाता है। बॉडी एक्टिविटी की बात करें तो बॉडी एक्टिविटी क्या करनी चाहिए सर? बॉडी यदि हार्ट अटैक हुआ है तो फिर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएं, ज़्यादा मूव ना करें, बैठ जाएं। सर काफ़ी बार सुना है अगर हार्ट अटैक होने वाला है तो लंबी लंबी सांसें ले, खांसे, ऐसी जो मानसिकता लोगों में बनी हुई है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि लंबी लंबी सांसें लें। और एक्चुअली यदि हार्ट अटैक सबसे पहले तो है कि आप शांति से बैठ जाएं, है ना। और यदि हार्ट सांस फूल रहा है तो सीधे बैठ जाएं, क्योंकि वो हार्ट फेलियर की वजह से लंग में पानी भर जाता है। तो उनको इस पोजीशन में यदि रहेंगे तो उनको सांस में भी आराम मिलता है। स्ट्रेट मतलब इस तरह से बैठ जाएं ऊपर करके, और जितना शांत रहेंगे उतना बेटर है। ज़्यादा मूव ना कराएं पेशेंट को। और यदि किसी में शिफ्ट करें तो गाड़ी हो, कम से कम बाइक को ऐसे ना शिफ्ट कराएं। एम्बुलेंस आ सकती है तो वो कराएं। मतलब बेसिकली ये पेशेंट जितना कूल काम रहेगा, और उसको यदि सांस फूल रहा है तो पानी ज़्यादा ना दे। कई बार पहले हार्ट फेल में होता है, उसको लगा रहता है कि कुछ सफोकेशन या वैसे होती है तो लगता है पानी से कुछ ठीक हो जाएगा, पानी पी लेते हैं और हार्ट फेल में चला जाता है। तो नहीं पीना चाहिए सर इस पानी तरह? नहीं पीना चाहिए। चलिए सर बात करें बीपी की, और तो युवाओं में भी आज के लिए समस्याएं बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। बीपी बढ़ रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह हमारे जो हार्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है सर? और युवा लोगों को क्या करना चाहिए या बीपी के लिए क्या करना चाहिए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करें। डाइट में आप जो है अपना वेट ना बढ़ने दें, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ना लें, थोड़ा लाइट रहें, जो वेट ना बढ़े। नंबर 1 तो ये है। दूसरा है कि आप डाइट जो ले रहे हैं उसमें ऑयल्स या घी जो हैं उनको रिपीटेड यूज़ ना करें। स्पेशली डालडा और ये जो है ना, जो वेजिटेबल घी हैं, ये ना यूज़ करें। देसी घी जो गाय का घी है, इसको एक बार यूज़ करके फिर भी यूज़ किया सर लोगों में, देसी लोगों में ज़्यादा चीज़ रहती है कि देसी घी खाएं उससे शरीर ठीक रहता है, ऐसा कुछ है? ऐसे एक स्टडी तो आई थी कि मिल्क प्रोडक्ट्स जो है ना ठीक होते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स नस ब्लॉकिंग जो होती है इसमें क्या होता है? सर नस ब्लॉकिंग जो होती है और जो बाईपास है, इन चीज़ों की समस्याओं को लेकर लोग क्या कर रहे हैं सर, कैसे ये चीज़ें होती हैं? नस ब्लॉकिंग एक्चुअली जो कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है आर्टरीज के अंदर की लेयर अंदर, तो जो उसका ल्यूमन है, जो आर्टरी जैसे ये है तो इसकी अंदर डिपोजिट होना चाहिए। तो ये जो आर्टरी है उसका ल्यूमन कम हो जाता है। जी।
तो ये ड्यू टू बहुत कारण तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कारण है जैसे कहते हैं जिनको रिस्क फैक्टर्स है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जो स्मोकर्स हैं, ठीक है, एज है, जैसे एज मोर, तो इन सब में ये अर्थरोस्क्लेरोसिस नाम की एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं कि डिपोजिशन ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल अराउंड इन द आर्टरीज इन लेयर के अराउंड, तो इसको बोलते हैं, हम टर्म बोलते हैं अर्थरोस्क्लेरोसिस। तो अर्थरोस्क्लेरोसिस जो प्रोसेस है ये प्रोसेस है जो कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज भी करता है, जो ब्लॉकेज करने का कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी नसों में आर्टरी के अंदर वाली लेयर होती है ना, जो इंटीमा, उसके नीचे जमा होता है, तो वो उसको बंद ब्लॉक कर देता है, अंदर की तरफ बंद कर देता है। हाँ, धीरे धीरे तो ब्लॉकेज करता है। तो एंजाइना के साथ प्रेजेंट करता है जब ब्लॉकेज होती है जब पेशेंट। दूसरा हो सकता है वो कि उसमें कोई क्लॉट बन जाए, वो रप्चर हो जाता है, वो जो डिपोजिशन हो रही है वो लिपिड्स, वो उसको फट जाता है कई बार, और फट गया और वो उसमें से जो लिपिड्स निकलेंगे, डेब्रिस जो कचरा निकला, उसमें क्लॉट जम जाता है, तो अचानक से आर्टरी को बंद कर देता है, तो हार्ट अटैक करके प्रेजेंट करता है। तो आप पूछना क्या चाह रहे थे मैं, तो यंग लोगों में जो है उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज अपना अच्छी तरह कराएं, कंट्रोल करें। आप स्मोकिंग के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्मोकिंग ना करें। खाने में आपको ये जो वनस्पति घी या वेजिटेबल ऑयल्स ये रिपीटेड यूज़ ना करें, और बेटर होगा कि जैसे अपने देसी गाय के जो पुराने वाले क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स बताए गए कि ठीक होते हैं, मतलब बीच में तो था कि भाई नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल घी नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अपने पर्सनल उससे, क्योंकि हमारे दादा दादी वो तो पहले घी खाते थे, है ना, तो वो तो अटैक्स नहीं होते थे। आजकल जो वेजिटेबल ऑयल्स कंपनियों ने इतने बना के दे दिए रिफाइंड करके, जो मल्टीपल केमिकल यूज़, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका रोल है, जो मेरा पर्सनल रोल है, बहुत कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है अपना देसी गाय का घी हो। सर हमारी जो खान पान है वो वेस्टर्न कल्चर की साइड ज़्यादा जा रहा है, और जो हमारे जो देसी खान पीन है उसे कम कर रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है, नस ब्लॉक हो जाए, बाईपास होता है, छल्ले डलवाना होता है, कितनी नस ब्लॉक होने पे बाईपास कराएं, कितनी नस ब्लॉक होने पे छल्ले डलवाएं? सर लोगों के दिमाग में यदि एक आर्टरी ब्लॉक है, 2 आर्टरी ब्लॉक है, और उस जगह ऐसी पोजीशन है जहाँ पे वो लॉन्ग टर्म स्टेंट चल सकता है, और छोटा लीजन है, लंबा लीजन नहीं है, छोटा है आर्टरी, एक नस में ब्लॉकेज है, मुंह जो आर्टरी मेन नस में नहीं है ब्लॉकेज, मेन नस लेफ्ट मैन बोलते हैं उसको, या उसके आसपास में नहीं है, बाइफर्केशन जैसे लेफ्ट मैन के 2 नस निकलती हैं बाइफर्केशन नस से, तो उसमें यदि नहीं है और एक आध 2 स्टेंट की जरूरत है। सर आप इसमें समझा सकते हैं अगर दर्शकों को समझने में, और इसमें एक्चुअली आर्टरी वाला वो नहीं है, नहीं है सर, इसमें आर्टरी वाला वो नहीं है, मैं इस पर दिखा देता हूँ आपको। जी मेरे पास एक वो है, ये मेरे पास एक हमारे ये आर्टरी होती है, लेफ्ट मैन आर्टरी है जी, दिस इज लेफ्ट मैन, दिस इज राइट कॉर्नर आर्टरी जी। तो यहाँ से 2 में डिवाइड करती है, L6 एंड दिस इज LED। तो यदि सिंगल यहाँ कहीं या यहाँ कहीं ब्लॉकेज है, एक कहीं ब्लॉकेज है जिसमें छोटा लीजन है, तो उसमें बहुत यहाँ कहीं है, एक ये भी राइट साइड कॉर्नर आर्टरी है, इसमें कहीं है, इसकी ब्रांच में है, यहाँ कहीं है, तो यहाँ पे इनमें इजीली स्टेंट के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, तो वो किया जा सकता है। लेकिन जब यहाँ पे लेफ्ट मैन में हो या बाइफर्केशन में इस जगह पे मल्टीपल ब्लॉकेज हों, या यहाँ पे भी ब्लॉकेज है, यहाँ ब्लॉकेज है, मल्टीपल ब्लॉकेज है, यहाँ ब्लॉकेज है, तीनों मल्टीपल नसों में ब्लॉकेज हों, तो दूसरा और डायबिटिक पेशेंट हो, शुगर वाले पेशेंट्स हों, तो उस केस में फिर बाईपास ज़्यादा बेटर रहता है। कई बार ऐसे कुछ लीजन्स होते हैं, कैल्शियम है बहुत ज़्यादा डिपोजिशन, लंबी डिफ्यूज लीजन यहाँ से शुरू से प्रॉक्सिमल ऑफ LED शुरू होकर प्रॉक्सिमल LED में लीजन है, और आगे तक मिडल डिस्टल तक लीजन है यहाँ तक, तो ऐसे केसेज में बाईपास बेटर। अगर बात करें हार्ट की, तो शुगर वालों को और BP वालों को ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, तो सर क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए? नहीं होती हैं, वो तो रिस्क फैक्टर्स तो नॉन है, क्योंकि उसमें अर्थरोस को जो ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की जो प्रोसेस होती है BP में, शुगर वाले पेशेंट्स में ये ज़्यादा होती है। बाईपास ऑपरेशन में क्या पेशेंट के लिए रिस्क कवर ज़्यादा है? थोड़ा सा स्टेंटिंग से तो ज़्यादा ही है, ही अराउंड 2-3% है। नॉर्मल में यदि 1% मान के चलते हैं, 1% यदि स्टेंटिंग में, तो बाईपास में आप 2% मान के चलिए कम से कम, तो ऑलमोस्ट शुरू में। बट लॉन्ग टर्म यदि किसी को बाईपास जरूरत है तो लॉन्ग टर्म में बाईपास ज़्यादा सक्सेसफुल। हाँ, एक बार उसमें जो लीमा ग्राफ्ट होता है ना, वो लीमा ग्राफ्ट बड़ा आर्टरियल ग्राफ्ट होता है, तो उसके अच्छे रिजल्ट है। चलिए आपको अब हॉस्पिटल दिखाते हैं। वैसे हमने आपको बात तो कराई, ग्राफ दिखाया, आ जाइए सर, आपको हॉस्पिटल दिखाते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह की यहाँ पे रखी गई हैं। सर के साथ चलते हैं, आइए।
आप देख सकते हैं साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात करें तो कितनी अच्छी यह व्यवस्था है। जैसे जैसे लोगों में मानसिकता बनी हुई थी सरकारी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऐसी मानसिकता लोगों की बदल रही है, तो क्या कहेंगे सर? यहाँ तो हम प्राइवेट लाइक फैसिलिटीज़ हैं ऐसे, तो यहाँ तो आप देखोगे यहाँ पे साफ़ सफाई हर तरह से केयर के हिसाब से। तो आप ICU देख सकते हैं पहले। आइए ICCU, आप पहले ऊपर दिखाइए सर, ICCU। आइए आपको अंदर ले चलते हैं। लोगों के अगर वैसे भी कोरोना महामारी में जो बजट है बिल्कुल बिगड़ चुका है, आप देख रहे हैं, समझाते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हर किसी का। और फैसिलिटीज़ की बात करें तो आप खुद लाइव देख सकते हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं, हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज है वो जस्ट लाइक प्राइवेट लाइक फैसिलिटीज हम अफोर्डेबल उसमें लोगों को दे रहे हैं। बात कर सकते हैं? हाँ, बात कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? बशीर अहमद। कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक है, यहाँ पे कैसा उपचार मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर साहब के लिए क्या कहेंगे जी, 15 दिन पहले ऑपरेशन हुआ, फिर अब दोबारा रात फिर आया। चलो अब आप ठीक फील कर रहे हैं? चलिए, साफ सफाई अच्छी है, डॉक्टर अच्छे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे कि हमने आपको मरीजों से बात कराई, संतुष्ट हैं सर, ये बात कर सकते हैं? आपका नाम? श्रीपाल। श्रीपाल जी, कैसा उपचार मिल रहा है आपको यहाँ? ठीक है जी, कैसा कहेंगे डॉक्टर साहब कैसा उपचार दे रहे हैं डॉक्टर साहब के? बढ़िया देखभाल कर रहे हैं। और हॉस्पिटल में कैसी साफ सफाई व्यवस्था है? ठीक है सब कुछ। जैसे कि आपने देखा, जो मरीज है संतुष्ट है, उन्होंने डॉक्टर साहब के लिए, इलाज के लिए, सभी के लिए जो अपनी संतुष्टि है जताई है। और साफ़ सफाई हो, फैसिलिटीज़ हो, सारी हमने आपको लाइव के माध्यम से दर्शन कराए हैं। दोस्तों, मेरा आखिरी ये बात कि देश में तांडव कर रहा है कोरोना योद्धा है हमारे डॉक्टर्स, जो ऐसी महामारी में भी हॉस्पिटल में इलाज दे रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़कर कोरोना महामारी में यहाँ पर आप सभी का देख रहे हैं। कौन क्या पता कौन कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बट डॉक्टर्स जो हमारे कोरोना योद्धा है, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो इलाज कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, लगातार कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं? कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो इसमें हार्ट अटैक्स भी काफ़ी हो रहे हैं, MI वगैरह हो रहे हैं जी। तो बचाव भी करना चाहिए आगे का, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है अभी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये सब चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं। आगे जो सपोर्टिंग सिस्टम है जो वो बिल्कुल फेल सा हो रहा है। आपको वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, और बाइक पैप ये सब सपोर्ट्स नहीं मिल रही है, तो उसमें ये है रोकथाम ही कर लें, अपना सोशल डिस्टेंसिंग करें और मास्क लगा के रखें, तो सबसे इम्पोर्टेंट। सर, कोरोना में हार्ट पे कोई इफेक्ट पड़ता है अगर किसी बंदे को कोरोना पॉजिटिव है? एक्चुअली कोरोना से हार्ट की जो आर्टरीज में क्लॉट बनने के चांस बढ़ जाते हैं। हार्ट की जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, एक जो आयोटा उससे ब्रांचेज निकलती है, कोरोनरी आर्टरीज, तो पल्मोनरी आर्टरी में क्लॉट्स बनते हैं, और आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उनमें भी क्लॉट्स बनते हैं। तो बहुत पेशेंट जो है MI करके आते हैं, जो उनमें जो ऑलरेडी डिपोजिशन होती है कोलेस्ट्रॉल की, वो अनस्टेबल हो जाती है, और वो कई बार रप्चर करके उसमें क्लॉट्स बनते हैं। और एज सच भी ये जो कोविड डिजीज है, ये एज सच थ्रोम्बोटिक डिजीज है, थ्रोम्बोस बहुत बनने के चांस होते हैं। जैसे कि आपने देखा, और कई बार मायोकार्डियम वगैरह भी इन्वॉल्व होता है, मायोकार्डाइटिस होती है, तो हार्ट की पंपिंग भी घट जाती है। तो मल्टीपल चीज़ उन पर लेवल्स पे कोरोना इफेक्ट करता है। पंपिंग कम हो जाती है, हार्ट की नसें बंद हो गई जैसी है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, ये सब भी हो सकते हैं। कोरोना में क्या क्या लक्षण आ सकते हैं हमने आपको ये भी बताया, और कैसे बचाव कर सकते हैं ये भी बताएं। आपको फिर से एक बार पुनः बता दें, हम BK हॉस्पिटल में समय मौजूद है, और हृदय रोग विशेषज्ञ हम ओम जीवन जी से मिलवाया। दोस्तों, हमारे कोरोना योद्धा हैं डॉक्टर्स, इनका सम्मान करें, इनका सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको संदेश देना चाहेंगे अपने जो दर्शक आपको देख रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि आप अपना रोकथाम करें। अभी कोरोना का वो चल रहा है, तो आप अपने हर तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करके, मास्क लगा के पहने, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले आप बचाव करेंगे, और हार्ट का तो मैंने बताया जो आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। लेकिन अभी इस केस में जो अभी मोर्टलिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है कोरोना की, कोविड डिजीज की वजह से, तो इसमें अपने आप को बचाव करें, और बचाव ही वो है इसका, और कोई रास्ता नहीं है। बचाव ही एक उपचार है। घर पे रहिए, ध्यान रखिए। धन्यवाद।